हमारी आज की कहानी है सदमा। आज रागिनी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से ना जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रागिनी के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय रागिनी के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। परंतु ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लगी कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में वे स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम रागिनी की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अभी 3 महीने ही बीते थे कि रागिनी के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया। लेकिन रागिनी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं, वहां माँ की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। अभी रागिनी ये सब सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। उसके भाई सौरभ का फोन था। रागिनी ने जल्दी से फोन लपका और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है? हाँ रागिनी, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देरी से लौटा था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ कहाँ है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोचकर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वो बात ना भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे रागिनी, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात करवाता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी रागिनी का फोन है। हेलो रागिनी, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रागिनी बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती है ना? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना। कहते हुए रागिनी ने भी फोन रख दिया। उसी समय रागिनी का पति राघव ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है, आज तो हमारी धर्म पत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। अरे, आप आ गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं, तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था। लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर रागिनी रसोई घर में जाकर अपने पति राघव के लिए चाय बनाने लगी। फिर राघव ने कहा, अच्छा रागिनी, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ
खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर रागिनी बोली, अरे मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और जरूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। राघव को भी बात जच गई। वो बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर रागिनी ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चलें और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मानी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका, राघव ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रागिनी बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन रागिनी और राघव अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रागिनी ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां ना जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर रागिनी को उन पर तरस आ रहा था। रागिनी उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो राघव बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर रागिनी ने खाना बांटना शुरू किया। तो राघव सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही रागिनी खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, बेटी मुझे और खाना दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। तो फिर रागिनी पीछे मुड़ी और बोली, लो अम्मा जी, और खाना ले लो। रागिनी ने देखा कि वो वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। तभी अचानक उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी राघव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो? लेकिन रागिनी तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर राघव उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ, और वो भी इस हालत में? लेकिन वो वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल रागिनी को देखती जा रही थी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, आप इस बूढ़ी औरत को जानती हैं? तभी रागिनी रोते हुए बोली, हाँ, ये मेरी माँ है, देवकी शर्मा। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी, करीब 1 महीना पहले की बात है। एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से ये यहीं पर रह रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं है। ये कहाँ रहती हैं, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम। और बेटी, अगर ये तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो रागिनी बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर राघव ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई है। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, ये कैसे संभव है? फिर रागिनी ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही। फिर राघव बोला, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है जो ये कुछ बता पाएंगी कि आखिर बात क्या है। रागिनी, वो सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए राघव ने
देवकी जी को उठने में मदद की और वे लोग कार में उन्हें बिठाकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर रागिनी ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन रागिनी और राघव अभी तक उलझन में थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए रागिनी ने अपने भाई को फोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तभी रागिनी का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पारुल ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मजा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से बात तो करवाना। वो क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। ठीक है रागिनी, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, रागिनी का फोन है। दूसरी ओर से हूबहू रागिनी की माँ जैसी आवाज आई। रागिनी बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूंगी। वो आवाज सुनकर तो रागिनी का सिर चकराने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद रागिनी के भाई ने कहा, वो क्या है ना रागिनी, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी रहती हैं। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूंगा। अपनी माँ से फोन पर बात करने के बाद रागिनी हैरान रह गई कि आखिर जो उसने फोन पर आवाज सुनी वो किसकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। फोन स्पीकर पर था। राघव ने भी फोन पर चल रही सारी बातें सुनी थी। वो बोला, रागिनी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारी माँ ही है? कहीं हम किसी और को तुम्हारी माँ समझकर तो घर नहीं ले आए? तो रागिनी बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रोड डाली गई थी। उसका निशान अब भी उनकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए रागिनी अपनी माँ के पास गई और उनकी टांग पर से कपड़ा हटाया। निशान वहीं मौजूद था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उसकी माँ है। लेकिन राघव, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज सुनाते आए थे? जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वो लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद नहीं है। तो राघव बोला, रागिनी शांत हो जाओ, सबसे पहले हम माँ जी का इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर रागिनी अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। फिर रागिनी की माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत। तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, जरूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए रागिनी की माँ ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर रागिनी के दिल को एक सुकून मिला। अगले दिन रागिनी अपने पति राघव के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाएं, तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। ये सुनकर रागिनी थोड़ा मायूस हो गई। वे लोग देवकी जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर रागिनी ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दी। जब देवकी जी सो गई तो रागिनी ने राघव से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ बनाते आए और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही हैं। मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई
कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा, तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देते थे। तो राघव बोला, लेकिन रागिनी, ये समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं, बल्कि कोई कड़ा कदम उठाने का है। हाँ राघव, अपनी माँ के गुनाहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं उगलेंगे, और अगर उन्हें ये पता लग गया कि माँ मेरे पास है, तो वो यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतजाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आए। फिर राघव बोला, रागिनी, बस एक ही चीज है जो तुम्हारे भाई को विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वो है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरे 80 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना जरूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वो पैसा अकाउंट में आ पाएगा। लेकिन रागिनी, ध्यान रखना, उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उनसे ये भी कहना कि एक बार माँ से पूछे कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसमें 80 लाख रुपए मिलने थे और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को ये भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। ठीक है राघव, मैं कल सुबह ही भैया से फोन पर बात करूंगी। कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। इस सोच विचार में डूबी रागिनी कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद रागिनी ने अपने भाई सौरभ को फोन लगाया। सौरभ के फोन उठाते ही रागिनी बोली, भैया जरा माँ से बात करवाना, तो बहुत जरूरी काम है। तभी सौरभ बोला, रागिनी तुम बस 2 मिनट लेट हो गई। अभी अभी माँ बाहर टहलने के लिए निकली हैं। वो क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताजी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए पारुल उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन रागिनी, ऐसा कौन सा जरूरी काम है, मुझे बता दो। जब माँ आएंगी तो मैं माँ को बता दूंगा। तो रागिनी ने अपने भाई से वही बोला जो राघव ने उसे कहा था। इतना सुनते ही रागिनी के भाई सौरभ की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी, और फिर बोला, रागिनी तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है। इतना लंबा सफर करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊं तो चलेगा? तो रागिनी ने कहा, लेकिन भैया जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर रागिनी ने फोन रख दिया और अगले दिन सौरभ को फोन करके बता दिया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना जरूरी नहीं है। फिर सौरभ बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूंगा। लेकिन भैया आप अकेले क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना, रागिनी ने कहा। तो सौरभ बोला, हाँ वैसे तो बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को भी अपने मायके गए हुए, वो भी वहां आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। वैसे भी यह माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है, वो माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बातें सुनकर रागिनी सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीरें थी, लेकिन देवकी जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थी। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वो कुछ असहज हो गई। इसे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव
उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज शाम के समय रागिनी उन्हें घर के पास ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर रागिनी अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रागिनी ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वो हमेशा से रहती आई थी। शायद वहां जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब रागिनी अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुंची और मेन गेट खोलने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहां एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे देवकी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वो बुजुर्ग औरत देवकी जी की पड़ोसन राधा थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? रागिनी ने कहा तो राधा जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बस आंटी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। फिर उसकी माँ की ओर देखते हुए राधा जी बोली, लेकिन बेटी, तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊं आंटी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई थी। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है? तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर करो, लेकिन वो तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, और तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब देवकी की ये हालत हो गई तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वो बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते राधा जी की आवाज रुआंसी हो गई। ये सारी बातें सुनते सुनते रागिनी के दुख का ठिकाना ना रहा और वो फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा तो रागिनी खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधा जी बोली, बेटा, अब ये घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ। ये घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी रागिनी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने ये मकान बेच दिया और मुझे पता तक नहीं? लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो राधा जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वो तो देवकी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर ये यहाँ कैसे? राधा जी ने पूछा तो रागिनी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। सौरभ की करतूत सुनकर राधा जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर रागिनी बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनाहगारों से जरूर लूंगी। फिर राधा जी बोली, बेटी, कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के बताना। कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली देवकी, और बेचारी पर ना जाने ऐसी क्या बीती जो इसकी ये हालत हो गई। दुखी मन से रागिनी अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो रागिनी का भाई सौरभ भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया। रागिनी के घर पहुंचने से पहले ही रागिनी ने अपनी माँ को
एक कमरे में छिपा दिया। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो रागिनी और राघव ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सौरभ बोला, रागिनी, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो राघव ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, ये सब काम भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर रागिनी ने कहा, हाँ भैया, जरा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो सौरभ बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहां माँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी पत्नी पारुल बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को माँ जी की इतनी चिंता है कि उन्होंने कल सुबह की फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है वापस जाने के लिए। उसी समय रागिनी बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज है। एक काम करो, माँ को फोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वो ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय वो खाना खाकर सो चुकी होंगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी, उसने बताया था कि माँ अभी सो रही हैं, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा। फिर रागिनी बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो, तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देती हूँ, तुम लोग ना सही, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही सौरभ और उसकी पत्नी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। उसी समय राघव देवकी जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही सौरभ और पारुल की आंखें फटी की फटी रह गई, उनके पसीने छूटने लगे। तो रागिनी बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाओगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसों के लालच में तो आपने माँ पिताजी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात है ना भैया? और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे। रागिनी ने ऊंची आवाज में कहा तो सौरभ कांपते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बताई है, लेकिन माँ ये सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? तो रागिनी ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तुम मानते हो कि ये हमारी माँ है। तो फिर ये बताओ कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया? इतना सुनते ही सौरभ की नजरें नीचे झुक गई। फिर रागिनी बोली, भैया, सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए थे, वो औरत कौन थी जिसकी आवाज बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। फिर सौरभ ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहां बसना चाहता था और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसा जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई और हमने इसी बात का फायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागजों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को
एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर रागिनी बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिसों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन वो भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती और तुम तो हमें यही कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। और अब ये बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो सौरभ बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। उसी आवाज का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के जरिए ये सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर रागिनी बोली, मुझे माफ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि पुलिस आ चुकी है और अब आप अपनी असली जगह यानी कि जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही सौरभ और पारुल ने एक दूसरे को वहां से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियां उतरने लगे तो उसी समय पारुल का पांव फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट आई थी जिस कारण वो उठ नहीं पा रही थी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रागिनी ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब रागिनी पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ पारुल की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है मेरे पति की कातिल। रागिनी, इसी औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। कहते कहते देवकी जी रोने लगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर रागिनी स्तब्ध रह गई। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। ये लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे बाबूजी जानते थे कि एक बार सब कुछ उनके नाम पर कर दिया तो ये लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर रागिनी और राघव की आंखें फटी की फटी रह गई और देवकी जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज ये औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खा बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। तभी सौरभ माँ के पैर पकड़ता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय देवकी जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और पारुल को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर रागिनी अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, आपको सब कुछ याद आ गया? तो देवकी जी बोली, हाँ बेटा, पारुल को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जब उसने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसके साथ पिछली सारी बातें भी याद आ गई। लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं तो भूल जाइए पुरानी बातों को। रागिनी ने कहा तो उसके दोनों बच्चे बोले, अरे अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर रागिनी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।